एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है, ब्रिक्स स्क्वायर नहीं होता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है। पूछ लिया जाता है कि बताइए ब्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ब्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक विच इज यूज टू मेकिंग वॉल। और वॉल के लिए हम लोग क्यों बनाते हैं, वॉल का काम होता है पार्टीशन करना, लोड बेयर करना नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी लोड बियरिंग का काम है, आरसीसी स्ट्रक्चर हर जगह बनता है, तो लोड बियरिंग में हम लोग स्टील यूज करते हैं, कॉलम बीम स्लैब का यूज करते हैं। वॉल का जो काम होता है सिर्फ पार्टीशन के लिए होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह ब्रिक्स के बारे में आप उसे बता सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ब्रिक्स के कॉम्पोजिशन से पूछे जाते हैं कि ब्रिक्स के कौन कौन से कॉम्पोजिशन हैं, कौन कौन से हैं। देखिए इसके लिए हमने ट्रिक भी बनाया हुआ है सलीम। अगर आपको लिखने में याद करने में अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये सलीम ट्रिक जो है यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। यानी कि सलीम में एस का मतलब हो गया सिलिका जो कि होगा 50 से 60%, ए का मतलब हो गया एलुमिना जो कि 20 से 30%, लाइम जो होगा ये लाइम का क्वांटिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%, सॉरी लाइम तो ग्रेटर देन, हाँ लाइम के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5% है। और आयरन ऑक्साइड जो होगा ये 5 से 6% का, मैग्नीशिया लेस देन 1% का होगा। मतलब सलीम SALIM जो होगा, एस फॉर सिलिका, ए फॉर एलुमिनियम, एल फॉर लाइम, ओ फॉर देखिए आई के लिए होगा आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया हो गया एम से। इसका सबसे पहले तो परसेंटेज पूछ लिया जाता है, किसका कौन सा परसेंटेज होगा, तो 50 से 60, 20 से 30, लेस देन 5, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5, 5 से ज़्यादा नहीं होगा। और ये 5 से 6 होगा आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया जो होगा लेस देन 1% का होगा। बात करते हैं इसके फंक्शन का कि सिलिका जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपको स्ट्रेंथ, शेप और हार्डनेस के लिए। स्ट्रेंथ, शेप और हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी, इन सभी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, सिलिका रिस्पॉन्सिबल होगा। एल्यूमिना जो रिस्पॉन्सिबल होगा ये प्लास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइम जो होता है ये फ्लक्स की तरह, देखिए आयरन ऑक्साइड और लाइम ये दोनों ही फ्लक्स की तरह वर्क करते हैं। फ्लक्स का मतलब हो गया कि जो मटेरियल लो हीट पे नहीं मेल्ट हो पाते हैं उसको हम फ्लक्स जब यूज करते हैं तो लो हीट पर भी वो मेल्ट हो जाते हैं, तो फ्लक्स की तरह एक्ट करता है लाइम और आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और मैग्नीशिया जो होता है, मैग्नीशिया येलो टिंट कलर ब्रिक को प्रोवाइड करता है, यह डिक्रीज श्रिंकेज को भी डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 जो इसके मेन कंपोनेंट थे ब्रिक के, उसके बारे में। इसके बाद ब्रिक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक को कैसे बनाते हैं, तो उसका कुछ प्रोसीजर है। पहले अनसॉइलिंग करेंगे, मतलब अनसॉइलिंग का मतलब हुआ कि मिट्टी के ऊपर जो भी घास फूस जमे हुए हैं, घास वगैरह उसको हटाना। डिगिंग करेंगे यानी उसके गड्ढा खोदेंगे, कुछ पार्ट हटाते हैं, ऊपर का मिट्टी का तो ब्रिक्स बनता नहीं है। उसके बाद क्लीनिंग करेंगे, मिट्टी का जो होता है क्लीन करना, साफ सफाई, कंकड़ वगैरह होगा उसको हम कंकड़ वगैरह निकालेंगे। वेथरिंग करना, मिट्टी जो बड़े बड़े फॉर्म में होंगे, पत्थर के फॉर्म में होंगे, ठीक है, बड़े आकार में होंगे, उनको काट के छोटे फॉर्म में करना है, तोड़ना है। ब्लेंडिंग करेंगे उसका, ब्लेंडिंग करना यानी कि बिल्कुल उसको अलग अलग करना सभी पार्टिकल्स को। एंड टेम्परिंग करेंगे, ठीक है। देखिए टेम्परिंग का जो ये वर्ड होता है ना, टेम्परिंग करना यानी कि मिट्टी को टेम्पर्ड करना, यानी कि जब मिट्टी आपका अलग अलग पार्टिकल्स हो जाता है तब उसको एक जैसे शेप में होता है डालना, तो उसको फिर से बैठाना पड़ता है, तो उस वर्ड को कहते हैं टेम्परिंग करना। देखिए सारा प्रोसीजर होता है मिट्टी को निकाल करके उस लायक बनाना कि अब ये ब्रिक्स बनने के लिए तैयार है। तो टेम्परिंग हो गया मोल्डिंग से जस्ट पहले का, यानी कि मोल्डिंग का नेक्स्ट है मोल्डिंग आपका। मोल्डिंग से पहले यानी मोल्डिंग में किसी भी मिट्टी को तो नहीं डालेंगे, जो भी मोल्ड होगा ब्रिक्स का वो मिट्टी को पहले प्रिपेयर करते हैं, और सारा प्रिपरेशन में ही यूज होता है ये सभी वर्ड्स। तो मोल्डिंग करने से पहले मिट्टी को प्रिपेयर करना होगा। तो टेम्परिंग इज द लास्ट प्रोसेस बिफोर मोल्डिंग। मोल्डिंग से पहले का टेम्परिंग लास्ट प्रोसेस है कि मिट्टी को थपथपा करके उसको बैठाना, ताकि अब मिट्टी वो बिल्कुल ही रेडी है मोल्डिंग होने के लिए। जब मोल्डिंग कर देंगे फिर उसको सुखाएंगे, मोल्ड होने के बाद उसको फिर सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर उसको भट्टी में हम लोग जलाएंगे, और जलाने के बाद हमको फिर हमें क्या मिल जाता है, ब्रिक्स यहाँ से मिल जाता है, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है आपको ब्रिक्स के लिए। देखिए क्वेश्चन आपसे जनरली छोटे ही पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, पहले बेसिक पूछे जाएंगे वो देखने के लिए कि आपको क्या चीज़ें आती हैं और क्या चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे यही पूछा जाता है, ब्रिक्स का आप साइज बताइए क्या होता है। तो स्टैंडर्ड साइज अगर पूछे, स्टैंडर्ड साइज तो 19 × 9 × 9 करना है सेंटीमीटर में। स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैसनरी ब्रिक्स पूछे, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक पूछे। देखिए ये वर्ड जो है मॉड्यूलर, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मॉड्यूलर ब्रिक जहाँ पर आ जाता है इसका मतलब हो गया 19 × 9 × 9, यानी कि स्टैंडर्ड के बारे में पूछा जा रहा है। 3 वर्ड होगा इसके, पहला या तो सिर्फ स्टैंडर्ड पूछ दे, या फिर स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैसनरी पूछ दे, या साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक पूछ दे। तीनों में से जो भी पूछेगा सबका आंसर यही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल, ये ऑब्लिक होगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क नहीं, या ट्रेडिशनल ब्रिक। कन्वेंशनल ब्रिक पूछे या फिर ट्रेडिशनल पूछे, यानी कि देखिए जो भी ये तो स्टैंडर्ड साइज हो गया ब्रिक्स का, यानी कि हर जगह ये साइज मिलेगा नहीं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हर एरिया का अपना अलग साइज होता है ब्रिक प्रोड्यूस करने का, ठीक है। तो जो भी ट्रेडिशनल होता है, जो यूज होता है
उसके लिए अलग अलग साइजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ट्रेडिशनल हो गया, यानी कि जो यूज में आ रहा है, एक स्टैंडर्ड हो गया, जैसे एक आईएएस को फॉलो कर रहा है चीज़ों को स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन जो यूज में आ रही हैं वो अपना एक अलग लेकर के चलते हैं, तो वो चीज़ें स्टैंडर्ड नहीं रहती हैं, तो वो ट्रेडिशनल होता है या कन्वेंशनल होता है। तो वो जो साइज होता है 23 सेंटीमीटर 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर में होता है। या फिर अगर इसको इंच में लिखना चाहेंगे तो सभी को 2.54 से डिवाइड दे दीजिए, तो 23 वाला बन जाएगा कितना, 9 इंच का, 11.4 सेंटीमीटर का बन जाता है 4.5 इंच का, एंड 7.6 सेंटीमीटर बन जाता है 3 इंच का। तो ये सभी हो गया किसमें, 3 इंच में, सॉरी इंच में हो गया। 9 इंच 4.5 इंच इंटू 3 इंच का। तो गांव में जैसे सुने होंगे 10 इंची का दीवार है, 10 इंची दीवार मतलब क्या हो गया कि एक ब्रिक उसके लेंथ के अकॉर्डिंग में रखा गया, यानी कि उसकी सबसे बड़ी वाली साइज होगा कितनी, 23 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंची मतलब वो किसके साथ, मोर्टार के साथ में हो जाता है, तो वही 9 इंची है। 3 इंची का जैसे 5 इंची का दीवार सुनते हैं तो 5 इंची मतलब 4.5 इंची ऐसे है, और मोर्टार लगने के बाद आधा इंची उसका मेटेरियल बढ़ जाता है, तो 5 इंची का दीवार उसको बोलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ये 10 इंची और 5 इंची का दीवार। अगर ब्रिक्स को हम उसके विड्थ, उसके थिकनेस के अकॉर्डिंग अगर दीवार अगर बनाते हैं तो कहते हैं कि 3 इंची का दीवार है, ठीक है। तो इंच में इस ब्रिक्स का साइज इस तरह से हो जाता है। तो उम्मीद है आपको इतना चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक विथ मोटार। मोटार के साथ में ब्रिक्स का जो साइज होता है उसका कितना कहेंगे, इसको नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक कहा जाता है। मॉड्यूलर साइज, नॉमिनल साइज, 2 वर्ड आपसे इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं। मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक क्या होना चाहिए, 20 इंटू 10 इंटू 10। नॉमिनल का मतलब ये हो गया क्या, मोटार के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, तो डिपेंड करता है कौन से क्लास के लिए है। अगर डायरेक्टली पूछ देता है बताइए ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना था, व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स, तो डायरेक्टली आंसर नहीं करना है, उसको पहले पूछना है कौन से ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास। तो देख लीजिए फर्स्ट क्लास के लिए 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सेकंड क्लास के लिए 7 एंड थर्ड क्लास के लिए 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का होता है। यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क का यूनिट वेट कितना होता है, तो ये होता है 19 से 20 किलोटन पर मीटर क्यूब का। वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन तीनों क्लास के ब्रिक के लिए है 20%, 23% और 25%, यानी किसी भी हालत में 25% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। और ये जो होता है इसके ड्राई वेट का होता है, किसका, ड्राई वेट का। जितना भी परसेंटेज देख रहे हैं 25%, 20%, ये इसके कितने होता है, ड्राई वेट के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्लोजर के बारे में। देखिए क्लोजर बहुत बार पूछा जाता है, क्लोजर के बारे में पूछा जाता है कौन कौन से क्लोजर होते हैं। क्लोजर का मतलब आप इसका डायग्राम से देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपसे क्लोजर वहाँ पर रखा हो, आपसे ये पूछ ले कि बताइए इस क्लोजर का क्या नाम है, तो किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, बिवेल्ड होता है, मीटर्ड एंड बैट क्लोजर होता है। मैं यहाँ डायग्राम इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इसका देख लेंगे किस क्लोजर को कैसे हम लोग बोलते हैं। किंग, क्वीन जनरली सबको पता ही होता है क्योंकि जो भी इंटरव्यू में जा रहे हैं वो प्री और मेंस क्वालिफाई करके जा रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें उन्हें पता होगी। नेक्स्ट है बॉन्ड के बारे में, कौन कौन से बॉन्ड है, तो इंग्लिश बॉन्ड होता है, फ्लेमिश बॉन्ड होता है। अब फ्लेमिश का ही सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डच बॉन्ड भी होता है, गार्डन वॉल के लिए भी बॉन्ड होता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जनरली पूछा जाता है कि इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में बताइए कैसा होता है, तो इससे रिलेटेड आप देख लेंगे कि डायग्राम, फ्लेमिश बॉन्ड का कैसा डायग्राम होता है और इंग्लिश बॉन्ड का कैसा डायग्राम होता है। नेक्स्ट है कि कहता है कि एक्सपेंशन जॉइंट वॉल में कब प्रोवाइड करते हैं। वॉल में एक्सपेंशन जॉइंट हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं, कहता है जब वॉल लेंथ 40 मीटर से ज़्यादा हो तब प्रोवाइड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वॉल लेंथ 40 मीटर से ज़्यादा हो तब हम इसमें एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करेंगे वॉल में। विड्थ ऑफ वन ब्रिक वॉल, वन ब्रिक वॉल का विड्थ कितना होता है, तो 9 इंच होता है, यानी कि 23 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 23 सेंटीमीटर लिखे थे, ठीक है। 23 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कितना, 9 इंच। एक ब्रिक वॉल का, अगर वन ब्रिक वॉल का अगर पूछा जाए, मतलब जो जनरली घर में यूज करते हैं 10 इंची का, तो वही होता है क्या, 9 इंची, और मोटार लगने के बाद वो 10 इंची का बन जाता है, तो हो जाता है उसको क्या, 23 सेंटीमीटर वन ब्रिक वॉल का थिकनेस पूछा जाता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट इन विच वाइट पैचेज अपीयर ऑन ब्रिक। देखिए ब्रिक का जो भी डिफेक्ट्स है इसमें, वो डिफेक्ट्स में एक एफ्लोरेसेंस होता है। होता क्या है कि जो भी इसमें साल्ट इसमें घुले हुए रहते हैं वो साल्ट अपीयर होने लगते हैं आपके ब्रिक्स के सरफेस पर, तो वाइट पैचेज आ जाते हैं। उस वाइट पैचेज को उसको कहा जाता है क्या, एफ्लोरेसेंस है ये। और भी इसके डिफेक्ट्स हैं, ब्लैक कोर होते हैं, चेक्स और क्रैक्स होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, चफ्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके ब्रिक्स के डिफेक्ट्स हैं। तो कुछ डिफेक्ट्स के नाम आप याद रख लीजिएगा, मिनिमम 2 या 3 हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिक्स में जो जो डिफेक्ट्स होते हैं आप बताइए उनके बारे में, तो आप इजीली वहाँ पर उसको नेमिंग कर पाएँ। पगमिल इज यूज्ड फॉर, पगमिल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, देखिए प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए करते हैं। जो भी यहाँ पर आपका क्लीनिंग के बाद वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग ये सब था, ये पगमिल में जाकर के यूज हो जाता है। एक साथ आप उसको रख दीजिएगा, सारा काम वो कर देता है, ठीक है। तो पगमिल के लिए यूज करते हैं क्या, क्ले को प्रिपेयर करने के लिए पगमिल का इस्तेमाल। 1 मीटर क्यूब में मेसनरी ब्रिक के लिए नंबर ऑफ ब्रिक कितना रिक्वायर्ड होता है, तो वो होगा 500 का, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का अगर बनाना हो, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे, तो 500 ब्रिक्स लगेंगे।
अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर कोर्स इन ईच बॉन्ड। अगर अल्टरनेट हेडर और अल्टरनेट स्ट्रेचर रहे, यानी हेडर के बाद स्ट्रेचर, फिर हेडर फिर स्ट्रेचर ऐसे रहे, सभी कोर्स में ऐसा रहे, तो उसको कहते हैं कौन सा? डबल फ्लेमिश बॉन्ड। देखिए इसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल फ्लेमिश, डबल फ्लेमिश, फ्लेमिश और इंग्लिश, ये 4 से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर है। देखिए एक कोर्स में सिर्फ हेडर, हेडर का मतलब हो गया कि ब्रिक्स का वह पार्ट, हेड वाला पार्ट सिर्फ हेडर रहे, ठीक है, और दूसरे में सिर्फ स्ट्रेचर रहे, सिर्फ स्ट्रेचर रहे, तो ये हो गया आपका क्या? इंग्लिश बॉन्ड। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि प्रत्येक कोर्स में, यानी एक ही कोर्स में एक हेडर रहेगा, सपोज एक हेडर रहेगा और दूसरा स्ट्रेचर रहेगा, फिर हेडर रहेगा, फिर स्ट्रेचर रहेगा, तो ये अल्टरनेट रहेगा, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या? डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास में कि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड किसका बना होता है? सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंसिस्ट रहता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड फेसिंग, यानी कि फेस में आपको डबल फ्लेमिश बॉन्ड दिखेगा, एंड इंग्लिश बॉन्ड बैकिंग। देखिए हमने शॉर्ट नाम यहाँ पर यूज किए हैं, इंग्लिश बॉन्ड बैकिंग इन ईच कोर्स। सभी कोर्स में डबल फ्लेमिश बॉन्ड आपको फेस में रहेगा और बैक में जो रहेगा इंग्लिश बॉन्ड रहेगा प्रत्येक कोर्स में, तो उस बॉन्ड को कहेंगे हम लोग क्या? सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड फॉर कैरिंग हैवी लोड। हैवी लोड के लिए कौन सा बॉन्ड हम प्रोवाइड करते हैं? तो इंग्लिश बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। अभी बताएं, इंग्लिश बॉन्ड प्रत्येक हेडर का, एक कोर्स में सिर्फ हेडर, फिर अगले कोर्स में स्ट्रेचर, तो हेडर और स्ट्रेचर का जो अल्टरनेट कोर्स होता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग इंग्लिश बॉन्ड, और वो हैवी लोड के लिए ही यूज होता है। तो घरों में ज़्यादातर जनरली 10 इंची का जो दीवार बनता है वो इंग्लिश बॉन्ड का ही बनता है, हैवी लोड को बेयर करने के लिए। थिकनेस ऑफ सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड वाल, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है? तो 1.5 ब्रिक, यानी कि 1.5 ब्रिक वाल का थिकनेस होता है इसके लिए। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग हर्टिंग ऑफ थिकर वाल। थिकर वाल के हर्टिंग के लिए जो सो हर्ट शेप देना होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? तो हेडर फेस ऑफ ब्रिक यूज, ब्रिक का हेडर फेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये थे ब्रिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे और दोस्तों के साथ शेयर करना